एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। और आज हम करने वाले हैं इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेस। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और आज का जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कराने से पहले इस चैप्टर को मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें कवर करा दी गई हैं। अगर अभी तक आपने इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं इस चैप्टर की, तो फटाफट से जाइए और सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो फटाफट से आज के सेशन को आप सभी लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने साथियों को बता दो कि भाई चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आ चुका है। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर के परिचय के बारे में जान लेते हैं। परिचय में हम वो सारी बातें जानेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी नई चीजें, नए टॉपिक्स हमें सीखने को मिलने हैं। तो देखें, सबसे पहली बात आती है वनों का विनाश क्यों। चैप्टर का टाइटल क्या है अपना, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो चैप्टर के टाइटल को अपन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन पूरे टॉपिक से। ठीक है, चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज किसे कहा जाता है? वो समाज जो जंगलों में रहती है, आदिवासी समाज जिसे कहा जाता है, और जंगलों पर ही पूरी तरीके से डिपेंड हुआ करती है। जंगल ही उसके खाने पीने रहने के साधन हुआ करते हैं, जंगल ही उनके रोजगार के साधन हुआ करते हैं। और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है भाई? उपनिवेशवाद कई बार बताया, जल्दी बताओ भाई कमेंट करके कि उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक शासन किसे कहा जाता है। उपनिवेशवाद या उपनिवेशिक शासन उस शासन को कहा जाता है कि जब कोई धनी संपन्न देश अपने से कमजोर देशों पर उसके संसाधनों को देखते हुए, उसके संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है, उसे औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। तो हम पर किसने शासन किया था वर्षों तक? ब्रिटिशर्स ने शासन किया था। अंग्रेज सरकार ने हम पर कई वर्षों तक शासन किया था। तो वन्य समाज और उपनिवेशवाद की बात कर रहे हैं, तो उसी औपनिवेशिक शासन ने वनों का विनाश किया था। और वनों का विनाश क्यों किया था? जमीन की बेहतरी के लिए, पटरियों पर स्लीपर बिछाने के लिए। रेल की जो पटरी हुआ करती हैं, उस दौरान 1850 के दशक की बात करें तो 1850 के दशक में रेल का विस्तार तेजी से हो रहा था और रेल की पटरियां बिछाने के लिए लकड़ी की स्लीपर की आवश्यकता थी। तो भाई लकड़ी कहां से आएगी? जंगलों से आएगी। जंगलों का क्या होगा? विनाश होगा, पेड़ के पेड़ कटेंगे। और बागानों के लिए भी, चाय के बागान, कॉफी के बागान, नील के बागान लगाने के लिए जंगल काटे जा रहे थे। फिर देखें शुरुआत होती है व्यावसायिक वानिकी की। तो जानते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तो व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत जैसे ही होती है, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होता है, वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित होती है, शिकार की आजादी किसे थी उस दौर में, फिर नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाओं का उदय उस दौर में कैसे होता है। वनों का नियमन, वनों के नियमन शब्द से क्या मतलब है यहाँ पर? यानी कि वनों के लिए एक कानून बना दिया गया, वन प्रबंधन अधिनियम लेके आया गया था उस दौरान। तो उस नियम से खेती कैसे प्रभावित होती है उस दौरान, इस नियम के तहत या वन प्रबंधन अधिनियम के तहत वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन। तो इस प्रकार से जिन कैटेगरी में 3 कैटेगरी में वनों को बांटा था, तो उनमें शिकार की आजादी किसे थी, किसे नहीं थी। और वन प्रबंधन अधिनियम के तहत नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाओं का उदय कैसे होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर देखें वन विद्रोह के बारे में जानते हैं। वन विद्रोह में जानेंगे बस्तर के लोगों के बारे में और लोगों के भय के बारे में। जी हाँ, बस्तर छत्तीसगढ़ में एक जगह है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर के लोगों ने वन विद्रोह किया था, यानी कि जंगल जब तेजी से काटे जा रहे थे तो वहां के लोगों ने विद्रोह किया। और जब जंगल तेजी से काटे जा रहे थे तो लोगों में डर भी पैदा हो गया था।
फिर देखें जावा के जंगलों में हुए बदलाव। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जावा क्या है। जावा है कहाँ? तो जावा इंडोनेशिया में स्थित, कहां पर? इंडोनेशिया में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जावा नाम का। तो जावा के जंगलों में उस दौरान उपनिवेशवाद के तहत क्या क्या बदलाव या क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखें जावा के लकड़हारों के बारे में जानते हैं, डच वैज्ञानिक वानिकी, युद्ध और वन विनाश, और वानिकी में उस दौर में हमें क्या नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। अब देखें भाई, परिचय की बात हो गई, कौन कौन सी बातें अपन को पढ़नी इस चैप्टर में, सारी चीजें अपन ने जान ली। अब देखें तो औद्योगिकीकरण के दौर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग जो है औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया था। बात आ रही समझ में? औद्योगिकीकरण के दौर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में, ठीक है, जब उद्योगों का विस्तार और विकास तेजी से किया जा रहा था, उस दौर में सन 1700 से कब तक? 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग इसके लिए साफ किया जा रहा था। औद्योगिक इस्तेमाल के लिए, खेती बाड़ी के लिए, चारागाहों के लिए और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया था। अब देखें वनों का विनाश क्यों? तो वनों के लुप्त होने को सामान्यतया वन विनाश कहते हैं। जब वनों को तेजी से काटा जाता है तो वनों की संख्या में कमी आती जाती है, वृक्षों की संख्या में कमी आती जाती है, उसी को कहा जाता है वनों का लुप्त होना या वनों का विनाश होना। तो वन विनाश जो है कोई नई समस्या नहीं है, पुराने समय से चली आ रही है। तो पेड़ों को बड़े पैमाने पर क्यों काटा गया उस दौर में, ठीक है? तो सबसे पहली बात यहां पर आती है, जब कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो समस्या की भी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, या उस समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन। जनसंख्या में वृद्धि से खाद्य और औद्योगिक उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। अब जनसंख्या दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है और जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा भाई? जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोगों को खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, जगह चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, औद्योगिक उत्पाद चाहिए, इनमें तेजी से वृद्धि हुई। अब जब इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो उतना उत्पादन भी तो हो। उत्पादन कहां से होगा? खेतों से होगा, कृषि कार्य से होगा, लेकिन हर जगह जंगल खड़े हुए हैं। अब खेती करने के लिए चाहिए जमीन, खाली जमीन, तब उस पर फसल उगाई जाएगी, लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी, उद्योगों के लिए उपलब्धता होगी कच्चे माल की। किस क्षेत्र के द्वारा? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि के द्वारा। कृषि के लिए चाहिए खाली जमीन, खाली जमीन कैसे मिलेगी? जंगलों को साफ करके मिलेगी। क्लियर हो रही है बात? तो जनसंख्या में वृद्धि से खाद्य और औद्योगिक उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार भी इसका बड़ा कारण था। और 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी बड़े पैमानों पर वनों की कटाई के प्रमाण है। यानी कि सबसे बड़ी समस्या थी जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि एक सबसे बड़ा कारण था वनों के विनाश का, और दूसरा कारण था यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार। यूरोपीय उपनिवेश दुनिया के हर कोने कोने में जा रहे थे, वहां के संसाधनों का प्रयोग करने और खुद की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। दूसरे देशों पर कब्जा करके खुद को पैसा कमाना है, सीधी सी बात है, ठीक है? तो फूट डालो और राज करो की नीति इनकी हुआ करती थी। अब देखें, जमीन की बेहतरी के लिए वनों का विनाश किया गया, वही ऐसा कहा जाता है। तो पहला, अंग्रेजों ने व्यापारिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहन दिया। जो भी व्यावसायिक फसलें हुआ करती हैं या जिनको नगदी फसलों के नाम से जाना जाता है, जैसे कि पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहन दिया अंग्रेज सरकार ने। और 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए यूरोप में 19वीं सदी के दौरान आबादी यानी कि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही थी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए खाद्यान्न यानी कि अनाज
और औद्योगिक उत्पादन के लिए क्या जरूरी था? रॉ मटेरियल, कच्चा माल जरूरी था, तो लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। ठीक है, यानी कि इन फसलों की मांग में वृद्धि होती गई। रोज जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो रोज डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। तो पहला तो ये कारण था भाई, किसका? वनों के विनाश का। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को क्या समझा? अनुत्पादक समझा। क्या बात कही गई है? 19वीं सदी की जैसी शुरुआत होती है तो औपनिवेशिक सरकार ने क्या कहा कि जंगल उत्पादन कार्य नहीं करते हैं, जंगल इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट नहीं भर सकते हैं। तो अंग्रेज सरकार क्या कहती थी, औपनिवेशिक सरकार क्या कहती थी कि इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है। बियाबान यानी कि जंगल की बात कही गई है कि जंगल से कोई उपज प्राप्त नहीं हो रही, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो भाई खेती करो, उससे क्या होगा? राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि हमें टैक्स भी मिलेगा और कृषि उत्पादों को भी पैदा किया जा सकता है और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। क्लियर हो गई यहां तक की बात? और यही वजह थी कि 1880 से 1900 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। तो क्या कारण थे भाई? जनसंख्या वृद्धि करना थी इनको। वनों का विनाश क्यों? जनसंख्या वृद्धि हो गई थी। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए था भाई? खाद्यान्न आपूर्ति। खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भी जंगल काटे जा रहे थे। उसके बाद क्या था भाई? उसके बाद क्या सीखा हमने कि राजस्व की प्राप्ति होगी। राजस्व प्राप्ति, कृषि उत्पादों की प्राप्ति और क्या प्राप्त होगा? सबसे बड़ी चीज, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होगा। उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, ये सारी चीजें हमें उस दौरान देखने को मिलती हैं। अब देखें, पटरी पर स्लीपर के निर्माण के लिए रेलवे का विस्तार तेजी से होता जा रहा था भाई। रेलवे का विस्तार तेजी से होता जा रहा है और पटरी पर अभी अपन देखते हैं तो वर्तमान समय में बीच में लोहा लगा होता है, लेकिन उस दौरान जो है लकड़ी के स्लीपर लगा हुआ करते थे। ये जो गैप होता है दो पटरियों के बीच में, उसका बैलेंस बनाने के लिए लोहे की स्लीपर लगा हुआ करती है। उस दौरान जो है लकड़ी की स्लीपर लगा करती थी। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए थी? लकड़ी चाहिए थी। तो इंग्लैंड में लकड़ी की कमी हो गई थी और भारत में इसका प्रभाव दिखाई देता है। इंग्लैंड में लकड़ी की कमी हुई और इंपैक्ट किस पर पड़ता है? प्रभाव किस पर पड़ता है? भारत पर। कैसे? अब भारत के जंगल कटेंगे और भारत के जंगलों से लकड़ी कहां सप्लाई होगी? ब्रिटेन में सप्लाई होगी, इंग्लैंड में सप्लाई होगी। तो देखिए 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत मतलब होता है ओक, सभी ने सुना होगा, एक पेड़ का नाम है, एक वृक्ष का नाम है। तो इसके जंगल जो है लुप्त होने लगे थे। कहां पर? इंग्लैंड में। और इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई थी और 1920 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए थे। बात आ रही समझ में? 1820 के दशक में क्या होता है? 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए कि जाओ भाई हिंदुस्तान जाओ और खोजो कि वहां पर लकड़ी की उपलब्धता कितनी है। अब हम हिंदुस्तान से लकड़ी मंगाया करेंगे। और एक दशक यानी कि 10 साल के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। कहां? इंग्लैंड की तरफ। तो यानी कि इंग्लैंड में कमी उत्पन्न होती है लकड़ी की और भारत पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। अब देखो भाई, रेल लाइन की बात करते हैं तो 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी।
1850 के दशक में रेल उद्योग का विकास तेजी से हो रहा था और शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइन जो है बहुत ही कंपलसरी थी, बहुत ही अनिवार्य थी। तो इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। बात आ रही है समझ में? रेल लाइन के लिए वनों का विनाश क्यों किया जा रहा था? 1850 के दशक में संपूर्ण विश्व में रेल का तेजी से विकास हो रहा था। तो शाही सेना का आवागमन कैसे होता था? रेल से होता था। औपनिवेशिक व्यापार कैसे होता था? रेल लाइनों के द्वारा होता था। तो इस सब के लिए रेल लाइन आवश्यक थी, अनिवार्य थी। तो इंजन को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर लकड़ी की आवश्यकता है, ठीक है, ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए, ये है रेल की पटरी, इनको कौन जोड़ेगा? बीच में एक स्लीपर लगी होती है, कई सारी स्लीपर्स लगी होती हैं। तो अभी तो अपन देखें तो पत्थर की लगी होती हैं, ठीक है, या लोहे की लगी होती हैं, और उस दौरान जो है लकड़ी की बनी होती थी ये स्लीपर। बात आ रही समझ में? तो इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत हुआ करती थी। और 1 मीटर लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितनी स्लीपर लगती थी? ऐसी कितनी छोटी छोटी स्लीपर लगती थी? 1760 से 2000 स्लीपर तक लग जाया करती थी। यानी कि भारी मात्रा में रेल उद्योग में लकड़ी का उपयोग हुआ करता था। अब देखें, भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। भारत में रेल लाइनों का जाल कब से कब तक फैला? भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैलता हुआ दिखाई देता है और 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। चलो भाई, अब एक सवाल का आंसर बताना है आप सभी को। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि भारत में, ध्यान से सुनिएगा, भारत में पहली बार रेल लाइन कब बिछाई गई थी? यानी कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक और कब चली थी और कितने किलोमीटर की चली थी? ध्यान से सुनिएगा, मेरा सवाल क्या है आपसे कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब से कब तक, कब से और, या कब और कहां से कहां तक, कब और कहां से कहां तक? और एक और चीज है भाई, कितनी दूरी तक चली थी? कितनी दूरी तक चलाई गई थी? बता दो भाई जल्दी से कमेंट में। ऑलराइट, तो 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी और 1946 में इन लाइनों की लंबाई कितनी हुआ करती थी? 1946 में कितनी बढ़ गई? 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ गई। और रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में पेड़ भी काटे गए और अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए थे। बात आ रही समझ में कि अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में ही 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए थे। कितने? 35,000। जब शुरुआत होती है भारत में रेल की। अब देखें, बागानों के लिए भी वनों का विनाश किया जा रहा था। किस तरीके से किया जा रहा था? तो यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़, इनकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही थी। तो इन वस्तुओं के लिए या इन मांगों की पूर्ति के लिए इन वस्तुओं के बागान बनाए गए और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ कर दिया गया। चाय के बागान लगाने थे, कॉफी के बागान लगाने थे, रबड़ के बागान लगाने थे, जंगलों को काटा गया, इनके बागान लगाए गए, इंग्लैंड की पूर्ति करी गई। फिर देखें, औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में ले लिया और उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया।
यहाँ आए, हम पर शासन किया, ठीक है, हमारे जंगलों को काटा और जंगलों को बागानों में तब्दील किया, अपने कब्जे में लिया और बहुत सस्ती कीमत पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया इन्होंने। फिर देखें, अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? क्या बात कही गई है? अभी पिछली स्लाइड में अपन ने क्या सीखा कि सबसे पहले तो इन्होंने बागानों को साफ करने, बागान लगाने के लिए जंगलों को साफ किया और फिर इनको इस बात की भी चिंता थी कि स्थानीय लोग द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, स्थानीय लोग जो हैं, वो वनों का उपयोग करेंगे तो वन नष्ट हो जाएंगे और व्यापारी द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, इससे पूरे जंगल के जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने भैया किसका सहारा लिया, किसको बुलाया? किसको बुलाया? जर्मनी से बुलाया डाइटरिच ब्रेंडिस को। अब ये डाइटरिच ब्रेंडिस क्या थे, कौन थे? तो डाइटरिच ब्रेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया गया कि ये तेजी से जंगलों का जो विनाश हो रहा है, इसका क्या किया जाए कि फायदा भी बना रहे और जंगलों का नाश भी ना हो। तो डाइटरिच ब्रेंडिस जो थे, इनको बुलाया गया इस समस्या के समाधान के लिए और इन्हें देश का पहला वन महानिर्देशक नियुक्त किया गया। भाई रट लो ये लाइन, दिमाग में घुसा लो। सबसे पहले ये बात घुसा लो कि डाइटरिच ब्रेंडिस कौन थे। तो डाइटरिच ब्रेंडिस जो है एक जर्मन विशेषज्ञ हुआ करते थे और उसे देश का पहला वन महानिर्देशक कहा गया है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? जल्दी बताओ भाई, क्लियर यहां तक? अब देखें, ब्रेंडिस ने क्या महसूस किया? ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना चाहिए। किसमें? संरक्षण विज्ञान में, ताकि वनों का संरक्षण किया जा सके, उसकी ट्रेनिंग दो कि वनों को कैसे बचाया जा सकता है और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक विकसित तंत्र विकसित करना। इस प्रकार की शिक्षा जो है, इस प्रकार की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण जो है लोगों को देना चाहिए, ऐसा कहना था जर्मन विशेषज्ञ डाइटरिच ब्रेंडिस का, जिन्हें देश का पहला वन महानिर्देशक नियुक्त किया गया था और इसके लिए कानूनी मंजूरी की भी जरूरत पड़ेगी। ये सारी बातें होती हैं। इसके बाद देखें, पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने, ध्यान से सुनिएगा, पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। क्या बात कही गई है यहाँ पर कि पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर अगर हमने पाबंदी लगा दी तो ऐसी पाबंदियों को लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा और इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना पड़ेगा। और जो नियम बनाया है हमने, अगर उस नियम का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है, उस कानून को नहीं पालता है, वनों को काटता है, पेड़ों की कटाई करता है या पशुओं की चराई करता है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? उसको सजा दी जाएगी। तो इस तरीके की पाबंदी लगाकर ये जंगलों को या वनों को आरक्षित करने की बात कर रहे थे। फिर देखें, इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में, ध्यान से सुनिएगा, 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना करी। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब होती है भाई? 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना होती है। और एक और सन आपको याद रखना है, वो सन कौन सा है? वो सन है 1865 का, कि 1865 में भारतीय वन अधिनियम बनाया गया था। भारतीय वन अधिनियम कब बना? 1865 में बना। और भारतीय वन सेवा की स्थापना कब करी गई थी? 1864 में करी गई थी। क्लियर? 2 तारीखें आपको याद रखनी है, 2 सन आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखें, एक और चीज याद रखनी है 1906 की। क्या हुआ था भाई? 1906 में देहरादून में क्या हुआ था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आती, लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है, ठीक है, या आप किसी भी लॉन्ग या शॉर्ट आंसर में उसके क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप इसको, इस लाइन को पुट कर सकते हैं, इस फैक्ट को आप डाल सकते हैं। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब होती है?
1906 में देहरादून में होती है और यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया है। क्लियर हो गई ये बात? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुई और इस इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था। और वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। और जिस जगह एक सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के एक ही प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ही तो बागान कहा जाता है। ठीक है, जब चाय या कॉफी की या रबर की खेती होती है तो क्या किया जाता है? एक बहुत बड़े एरिया में, एकदम खाली एरिया होना चाहिए, बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए और कई सारी कतारों में सीधी पंक्तियां होती हैं, कई सारी, तो कई सारी कतारों में पंक्तियों में एक ही प्रजाति के वृक्षों को रोप दिया जाता है। इस तरीके से बागानी कृषि की जाती है। अब देखें, वन अधिनियम की बात करते हैं जो कि डाइटरिच ब्रैंडिस ने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1865 में। तो अब देखें भाई, यहाँ की कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। उसके बाद संशोधन होता है और 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वनों में बांटा गया। और सबसे अच्छे जंगलों को क्या कहा गया? सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन के नाम से जाना गया। और गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। आरक्षित, संरक्षित या सुरक्षित, और तीसरी कैटेगरी थी ग्रामीण। तो आरक्षित वनों को सबसे अच्छे वन कहा गया और आरक्षित वनों से गांव वाले अपने लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। पहले जो गांव वाले जंगलों से वनोपज प्राप्त करके उसको बेचा करते थे और अपना व्यापार किया करते थे और अपनी आजीविका चलाया करते थे। लेकिन वनों को जब 3 वर्गों में बांटा गया, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वनों में, तो आरक्षित वनों को सबसे अच्छी कैटेगरी में रखा गया। सबसे अच्छे माने जाते थे जहां पर ग्रामीणों को जो है अपने उपयोग के लिए कोई भी सामग्री नहीं दी जाती थी। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे, आरक्षित वनों से कुछ भी नहीं ले सकते थे। अब लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होता है तो जानते हैं इसके बारे में। तो ग्रामीण जो है अपनी अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। क्या बात कही गई है यहाँ पर कि ग्रामीण जो है अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए जैसे ईंधन की जरूरत के लिए, चारे, पत्तों की पूर्ति के लिए वनों में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे कि यानी एक ही जंगल से हमें कई सारी चीजें मिल जाएं। अब एक ही जंगल से कई सारी चीजें कब मिलेंगी? जब वहां पर अलग अलग प्रजाति के पेड़ लगे होंगे। ठीक है, तभी मेल मिल पाएगा। ये समस्या जो है लोगों के सामने आ रही थी और आरक्षित वनों में जो है उनका प्रवेश बंद कर दिया गया था, जिससे क्या हो रहा था कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित या ग्रामीण वनों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा था, जहां से उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो इस तरीके से ग्रामीण लोगों को या आदिवासी लोगों को या वन्य समाज को इन तमाम समस्याओं का सामना इस औपनिवेशिक सरकार की वजह से करना पड़ रहा था। अब देखें, ग्रामीणों के लिए वन संसाधनों के उपयोग की अब हम बात करते हैं। तो वन इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। जो वनवासी हुआ करते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हुआ करते हैं, जंगलों के इलाकों में रहने वाले लोग हुआ करते हैं, वे किसका प्रयोग करते हैं? कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का, यानी कि जो सारी चीजें जंगलों से प्राप्त होती हैं, वनों से प्राप्त होती हैं, उनका उपयोग अपनी विभिन्न जरूरतों के हिसाब से किया करते हैं। फल और कंद जो है अत्यंत पोषक खाद्य पदार्थ हुआ करते हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर में ना आई हो। मानसून के दौरान जो है फसल घर में नहीं होती है, ठीक है, खेतों से कटकर नहीं आई होती है, तब फल और कंद ही ऐसे खाद्य पदार्थ हुआ करते हैं जो आपको पोषण देते हैं। और दवाओं के लिए जड़ी बूटियां भी कहां से प्राप्त होती हैं? दवाओं के लिए जड़ी बूटियां भी जंगलों से प्राप्त होती हैं। जड़ी बूटियां भी क्या है? एक तरीके का वन उत्पाद ही है। तो दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है
और लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है और बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि ग्रामीणों के लिए वन संसाधनों का उपयोग हमें चहुमुखी दिखाई देता है, यानी कि चारों तरफ से उपयोग दिखाई देता है। हर एक छोटी से छोटी वस्तु का उपयोग, छोटी से छोटी वन उत्पाद का उपयोग भी बड़े बड़े कामों में किया जा सकता है। अब देखिए, सूखे हुए कुमड़े, कुमड़े यानी कि जो लौकी होती है, तो सूखे हुए कुमड़े या लौकी की खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, जब लौकी सूख जाती है तो उसका प्रयोग कैसे करते थे, कहीं दूर दराज जाना हो या कहीं जाना हो तो उसमें पानी भरकर रख लिया जाता था, यानी कि पानी की बोतल के रूप में सूखी हुई लौकी का प्रयोग किया करते थे। और जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध होता है भाई, आपका हमारा जीवन। ठीक है, इस विश्व के हर एक प्राणी का जीवन किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि प्रकृति में सारी चीजें उपलब्ध हैं। पत्तों को जोड़ जोड़कर पत्तल बनाई जाती हैं, जिसको अपन आज की भाषा में डिस्पोजल बोलते हैं। डिस्पोजल यानी कि खाओ और फेंको, यूज एंड थ्रो। ठीक है, तो पत्तों को जोड़ जोड़कर खाओ और फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। सयादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सयादी नाम का एक वृक्ष हुआ करता है, उसकी लताओं से क्या बनाई जा सकती है, रस्सी बनाई जा सकती है। सैमूर सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। सैमूर वृक्ष की छाल से, जिससे सूती रेशम प्राप्त होता है, तो सैमूर वृक्ष की कांटेदार छाल से सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुआ, महुआ का नाम सभी ने सुना होगा, तो महुए के पेड़ का क्या उपयोग है भाई, तो महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। महुए के पेड़ का क्या उपयोग हो गया, महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। क्लियर ये बात कि किस किस तरीके से वनों में पाई जाने वाली हर एक वस्तु का सदुपयोग किया जा सकता है। तो जो वन समाज है, जंगली समाज है, जो जंगलों में जीवन यापन करता है, उसके लिए पूरी की पूरी निर्भरता किस पर होती है, जंगलों पर ही हुआ करती है। अब देखें, वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। अब जब वन अधिनियम लाया गया, उसके तहत जंगलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी हैं वो, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन। जिसमें आरक्षित श्रेणी के वनों में या जंगलों में किसी भी व्यक्ति, आम जनता के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो जैसे ही वन अधिनियम लाया गया, तो वन अधिनियम के कानूनों के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें जो हैं बढ़ गई थी। और इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां जो हैं गैर कानूनी बन गई। क्लियर हो रही है बात। तो इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना, यानी कि जो बेसिक नीड्स हुआ करती थी, बेसिक जरूरतें हुआ करती थी, मूलभूत जरूरतें हुआ करती थी, और आवश्यकताओं की पूर्ति अब वनों से नहीं हो पा रही थी। ये बेसिक जरूरतें क्या बन गई, ये गैर कानूनी बन गई कि अगर आप लकड़ी काटते हैं, इस कानून के बनने के बाद पशुओं को चराते हैं, ठीक है, कंदमूल आरक्षित वनों से प्राप्त करते हैं, फल इकट्ठा करते हैं, तो ये सारी गतिविधियां गैर कानूनी है। इसके लिए जुर्माना लग सकता है, आपको सजा भी दी जा सकती है। फिर देखें, अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, लकड़ी तो चाहिए अब। ठीक है, तो लोगों के पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा, और पकड़े जाने की स्थिति में क्या होता है, पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते थे। किसकी दया पर होते थे, वन रक्षकों की दया पर होते थे कि जब वो चोरी कर रहे हों और चोरी करते हुए पकड़े गए, किसके द्वारा, वन रक्षक के द्वारा। तो अगर वन रक्षक ने दया करके छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो भाई उनसे रिश्वत ले लेते थे वो, कि भाई आपने लकड़ी चुराई है, हमने देख लिया आपको, अब आपको क्या देना पड़ेगा, रिश्वत देनी पड़ेगी, यानी कि घूस देनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखें, वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई।
वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित होती है, इस बारे में जानते हैं। तो देखें, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई देता है। वनों का जो नियम आया, वन अधिनियम बनाया गया, ठीक है, कब बनाया गया? 1865 में बनाया गया था। 1878 में उसमें संशोधन भी किया गया था। तो उस नियम का, उस अधिनियम का, उस कानून का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? उन पर पड़ा जो झूम खेती किया करते थे, घुमंतू खेती किया करते थे, या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो इस यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर दिखाई देता है? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई देता है। तो एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। कौन सा? झूम खेती या घुमंतू खेती या स्थानांतरित खेती। इसके अपने कई अलग अलग नाम भी हैं। अलग अलग जगह इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लादिंग या लदांग के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और अफ्रीका में चितमेन या तावी के नाम से जाना जाता है, और श्रीलंका में इसे चेना के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गए इसके अलग अलग नाम। अब आप सोच रहे होंगे कि झूम या घुमंतू या स्थानांतरित कृषि या लादिंग या मिल्पा या चितमेन या तावी या चेना होती कैसे है? कैसे होती है ये पारंपरिक खेती जो कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में की जाती है? जिसमें आप एक इमेज देख रहे होंगे, एक जंगल दिखाई दे रहा है आपको, और इस जंगल में से आपको एक आग भी दिखाई दे रही है। तो क्या होता था? जंगल को जला दिया जाता था, ठीक है। फिर जो राख बचती थी जंगल को जलाने के बाद, उसकी राख में जो भी फसल उगानी है तो वो रोप दिए जाते थे, बीज बो दिए जाते थे, और उस पर खेती की जाती थी। और ऐसी कृषि अधिकतम 2 वर्ष तक ही बस की जाती थी। उसके बाद क्या किया जाता था? उसके बाद दूसरी जगह जाते थे, दूसरी जगह के जंगल को जलाते थे, वहां की राख में बीजों को बोते थे, ठीक है, और फिर वहां पर खेती होती थी। 2 साल खत्म, फिर दूसरी जगह पर गए। यानी कि झूम खेती जो परंपरागत खेती का एक तरीका हुआ करता था, जो कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में इस प्रकार की खेती करी जाती थी, उसमें क्या होता था? जंगलों को जलाकर खेती की जाती थी, यानी कि जंगलों का विनाश होता था। ये सारी बातें हमें झूम खेती के बारे में जानने को मिलती हैं। तो देखें, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोडू, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। जैसे कि अपन ने देखा, दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है, मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, अफ्रीका में चितमेन या तावी के नाम से, श्रीलंका में चीना के नाम से। इसी तरीके से हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, भारत देश की बात करें, तो भारत में घुमंतू खेती के लिए क्या क्या नाम है, वो सारे नाम यहाँ पर बताए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखें, घुमंतू खेती की प्रक्रिया क्या होती है, अभी अपन ने चर्चा करी थी इस बारे में। तो देखें, घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। घुमंतू खेती के लिए क्या किया जाता है? घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है, और मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं। सबसे पहले क्या किया कि जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता है, ठीक है। तो कुछ भाग पहले काटा, जलाया, उसमें खेती करी, फिर कुछ भाग, फिर फसल आने के बाद कम से कम 2 साल तक खेती करी जाती है, फिर दूसरी जगह को जलाया, उधर पे खेती करी। तो मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में, जो जंगल जलाया है उस राख में क्या बो दिए? बीज बो दिए, और अक्टूबर नवंबर में फसल काट ली जाती है। और इस प्रकार के खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है परती, और कहां से कनेक्ट हो रहा है कि झूम खेती करके कितने साल करके, 2-1 साल करके इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है।
यानी कि खाली छोड़ दिया जाता है। तो परती भूमि किसे कहा जाता है कि जब किसी भूमि पर खेती करके उसको कुछ वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाए तो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, परती भूमि कहा जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। अब 12 से 18 वर्ष तक के लिए छोड़ दिया तो वहां पर तो जंगल पनप ही जाएगा। चलिए अब इस झूम खेती के प्रभाव क्या दिखाई देते हैं इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखें, यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। जो यूरोपीय वनरक्षक हुआ करते थे उनके लिए झूम खेती का तरीका जो था नुकसानदेह था। उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। अब भाई आपने क्या किया, 2 साल खेती करी और दूसरी जगह आप पहुंच गए, दूसरी जगह के जंगल को काटने के लिए। उस जमीन को आपने 12 से 18 साल तक के लिए खाली छोड़ दिया। अब उस पर कब जंगल उगेगा, कब लकड़ी मिलेगी, है ना। तो ऐसी जमीन से रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है, और इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। और साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपेटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। जब आपने जंगल को जलाया झूम खेती को करने के लिए, झूम या घुमंतु या स्थानांतरित खेती को करने के लिए, तो क्या होगा कि उसकी जो आप जलाएंगे उसकी आग की लपट की चपेट में कुछ कीमती पेड़ भी आ सकते हैं, वो भी उसके साथ जल के खाक हो सकते हैं। एक समस्या ये भी थी। और घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, क्योंकि हर 2-1 सालों में जमीन बदली जा रही थी, तो लगान का हिसाब तो रखना मुश्किल था अंग्रेज सरकार के लिए। इसीलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर भी रोक लगाने का फैसला किया कि इस प्रकार की खेती पर, जो खेती पारंपरिक रूप से की जाती है, उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब देखें, शिकार की आजादी किसे थी, इस बारे में जानते हैं। शिकार की आजादी किसे थी, तो जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। जो जंगल संबंधी नए कानून बनाए गए थे, उन नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। कैसे किया? वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन किया करते थे। शिकार की आजादी किसे थी, इस बारे में चर्चा कर रही हूं भाई, ध्यान से सुनना है। तो जंगल संबंधी जो नए कानून बनाए गए थे, उन कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। कैसे? शिकार की आजादी। अब देखें भाई, वनवासियों को शिकार की आजादी कितनी थी और कितनी नहीं थी, यहां से भी बहुत नई नई बातें और इंटरेस्टिंग बातें पता चलने वाली हैं। तो वन कानूनों के पहले, जब वन कानून नहीं आए थे, उनके पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग, या जंगल में जो लोग रहते थे या जंगल के आसपास जो लोग रहते थे, उनको हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करने की सुविधा प्राप्त थी। ठीक है, यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई, यानी कि शिकार करना अब गैर कानूनी घोषित हो गया। अब देखें, शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जो व्यक्ति शिकार करते हुए पकड़े गए तो उन्हें क्या कहा गया कि आप जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप अवैध शिकार कर रहे हैं, आप गैर कानूनी रूप से शिकार कर रहे हैं, तो आपको जो है दंडित किया जाएगा। क्लियर? अब देखें भाई, एक तरफ शिकार करना, वन कानूनों के तहत शिकार करना गैर कानूनी माना गया, तो वहीं दूसरी तरफ शिकार जो है एक खेल बन गया। तो देखें भैया, शिकार खेल कैसे बना? तो जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, बात आ रही समझ में? जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। आखेट का मतलब होता है भाई साहब शिकार या हंटिंग। ऑलराइट,
तो जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया कि आप जो है शिकार नहीं कर सकते, वहीं बड़े जानवरों का आखेट या शिकार या हंटिंग एक खेल बना दिया गया। किस तरीके से खेल बना, अब इसको जानते हैं। तो हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा है। किस तरीके के जानवर? बाघ, जो इतना कीमती जानवर है, जिसकी वर्तमान में संख्या बहुत कम दिखाई देती है। चलिए, यहीं से बात निकल के आती है एक नए सवाल की। तो फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में बाघ रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? बताना है जल्दी से। क्या बताना है? भारत में बाघों की संख्या, नई बाघ रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है? इस सवाल का आंसर आप सभी को देना है। तो हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा है। ठीक है, और औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरीके से लुप्त हो गईं। जी हां, आप जब गूगल करेंगे, अगर आपको इसका आंसर नहीं है पता, तो आप देखेंगे कि भारत में कितनी सी संख्या है बाघों की, और इसी शिकार के जरिए ही कई सारी और प्रजातियां जो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी हैं, शिकार ही उनका एक मुख्य कारण रहा है। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ और अन्य दूसरे जो जंगली जानवर होते हैं, जो खुखार होते हैं, उनको मार दो। ठीक है, वो क्या कहते थे कि इनको मार दो ताकि हिंदुस्तान सभ्य बन जाए। यानी कि उनका ये मानना था कि इन जानवरों के कारण जो है हिंदुस्तान सभ्य नहीं है। ठीक है, जबकि असली सभ्यता कौन फैला रहा था? औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी शासन। ठीक है भाई, जानवरों ने क्या बिगाड़ा है आपका? जानवर अपना जीवन जी रहे हैं, मनुष्य अपना जीवन जी रहे हैं, और किस आड़ में इनने जो है किया ये काम? ठीक है, कि हिंदुस्तान को सभ्य बनाना है, बल्कि असली मजा ये शिकार का ले रहे हैं। शिकार को एक खेल बना लिया, और वो ये खेल किस आड़ में खेल रहे हैं? कि हमें हिंदुस्तान को सभ्य बनाना है ना। चलिए अब देखें, बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। किसके शिकार पर? बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर इनाम दिया जाता था, और क्या कहा जाता था कि ये जानवर जो है, इनसे किसानों को खतरा है। तो 1875 से 1925 के बीच इस इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। समझ रहे हो आप? 1875 से 1925 के बीच, यानी कि मात्र 50 सालों में ही इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 80,000 से ज्यादा बाघ। आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में उस समय बाघों की संख्या कितनी हुआ करती थी, और वर्तमान में आप देखेंगे तो कितनी सी हुआ करती है। तो 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख से अधिक तेंदुए और 2 लाख से अधिक भेड़िए मार दिए गए, और धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। चलिए, यहां से एक और सवाल पूछती हूं आपसे, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताना है आपको कि बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है। और एक हिंट देती हूं कि उसी दिन बाघ रिपोर्ट भी जारी करी जाती है। तो फटाफट से इस सवाल का आंसर भी आपको कमेंट में करके बताना है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, तो अब देखो भाई, एक अंग्रेजी जनरल हुआ करता था, कौन? जॉर्ज यूल। इन अंग्रेज अफसर जॉर्ज यूल ने अकेले 400 बाघों को मार डाला था, और प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। 3 प्रकारों में वनों को बांटा गया था, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण। तो प्रारंभ में वनों के कुछ आरक्षित इलाके ऐसे हुआ करते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ शिकार के लिए ही रिजर्व करके रखे गए थे, शिकार के लिए ही आरक्षित करके रखे गए थे। ठीक है अब देखें,
नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाओं की बात करते हैं तो देखें, जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का भी लाभ मिला। जब जंगलों पर वन विभाग का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नियंत्रण स्थापित हो गया तो उससे क्या होता है कि कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का भी लाभ मिला और कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे थे। कई समुदाय क्या करने लगे थे? अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे थे। अब वन उत्पादों का व्यापार किस तरीके से होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखें, मध्यकाल से ही, कब से? मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से, बंजारा समुदाय, ठीक है, जो काफी सजे धजे होते हैं और राजस्थान में बंजारा जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है, घुमंतू जनजाति होती है। तो मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। आपने देखा होगा जो बंजारा लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको आपने यहां से लेकर यहां तक हाथी दांत की बनी हुई चूड़ियां पहनते हुए देखा होगा। और ये जो बंजारा समुदाय होता है वन उत्पादों को ही बेचकर अपना जीवन यापन किया करता है। अब देखें, व्यापार पर अब सरकारी नियंत्रण स्थापित होता है। तो देखें, व्यापार पर अब सरकारी नियंत्रण किस तरीके से स्थापित होता है? तो ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में ही कई यूरोपीय कंपनियों को कुछ विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार का अधिकार सौंप दिया कि अब आप जो है इन वन उत्पादों का व्यापार किया करेंगे। और स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी। यानी कि हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारे खेत, हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे, हमारा सब कुछ, और हम पर ही बंदिशें लगाकर शासन कौन करेगा? उन चीजों का व्यापार कौन करेगा? यूरोपीय कंपनियां। अब देखें, इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे थे। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें शिकार करने की अनुमति थी, ना उन्हें पशुओं को चराने की अनुमति थी, और सारे अधिकार किसको सौंप दिए गए थे? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को वनों के उत्पादों के सारे व्यापारिक अधिकार सौंप दिए गए थे। अब देखें, इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा था और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए थे। क्लियर हो रही है बात? तो इनमें से कुछ को क्या कहा जाने लगा? अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये इस सरकार की निगरानी में ही फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए थे, क्योंकि जिन वनों पर ये निर्भर थे, जो वन इनके खाने पीने के और आजीविका के और व्यापार के साधन थे, वो अधिकार तो उनसे छीन लिए गए। अब भाई अपना घर तो चलाना है, पेट तो भरना है, रोजगार के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये क्या करने लगे? ये व्यक्ति जो है फैक्ट्रियों में, खदानों में और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। और इन फैक्ट्री, खदानों और बागानों के मालिक कौन थे? कौन थे भाई? यूरोपीय कंपनियां थी, अंग्रेज ही थे इनके। तो यही तो चाहते थे, किस तरीके से इनने हमें गुलाम बनाया कि हम भारतीयों का रोजगार का साधन ही छीन लेंगे, इनकी ही जमीन पर हम फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है, इन्हीं के खनिजों का उपयोग करेंगे, इन्हीं के जंगल को जलाकर बागान बनाएंगे और उन्हीं में इसको जो है गुलाम बनवा के काम करवाएंगे। ये सारी बातें जो है उस दौरान देखने को हमें मिल रही थी। चलिए अब जानते हैं काम के नए अवसरों के बारे में कि उस दौरान जो बागान बनाए गए थे उनमें काम के नए अवसर कैसे पैदा होते हैं। तो असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव और छत्तीसगढ़ के गौड़ जैसे आदिवासी मर्द और औरतों दोनों को भर्ती कराया गया था। वही क्या किया गया था? जो आदिवासी जंगलों पर निर्भर रहते हैं अपनी आजीविका के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने आवासों के लिए,
उनको जंगलों के सारे अधिकार जो है उनसे छीन लिए गए। यानी कि अब कोई भी आदिवासी किसी भी प्रकार से आरक्षित वनों से कोई भी सामग्री नहीं ले सकता, जंगलों का उपयोग नहीं कर सकता। बात आ रही है समझ में? अब क्या किया गया कि उनकी ही जमीन पर जंगलों को साफ करके बागान बनाए गए और उन बागानों में उन्हीं को मजदूर बनाकर उनसे काम कराया जा रहा है। तो असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव, छत्तीसगढ़ के गौड़ जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों को भर्ती कराया गया। यानी कि अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के संथाल और उरांव जनजाति और साथ ही साथ गौड़ जनजाति, ये सभी आदिवासी बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। उसके बाद देखें तो उनकी मजदूरी बहुत ही कम हुआ करती थी। बागानों में काम करने वाले जो लोग हुआ करते थे, जो मजदूर हुआ करते थे, उनकी मजदूरी बहुत कम थी। यानी कि उनका वेतन बहुत ही कम था और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब थी, कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी। इवन असम के जो चाय बागान थे या कहीं के भी जो चाय बागान थे, उनसे बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं थी लोगों को। जी हाँ, यानी कि चार दीवारी के अंदर जो बागान बना है वहीं पर आपको रहना है, खाना है, पीना है, सोना है और वहीं पर काम आपको करना है। तो इस तरीके की परिस्थितियां जो हैं असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को झेलनी पड़ रही थी और साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बहुत कम हुआ करती थी। उसके बाद देखें, उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। झारखंड और छत्तीसगढ़ के गांवों से उनको उठाकर असम के चाय बागानों में भर्ती कर लिया गया, ठीक है, लेकिन असम के चाय बागानों में से उनकी वापसी कैसे होगी ये तय नहीं था और कब होगी ये भी तय नहीं था। यानी कि कम मजदूरी पर, बिना किसी बाहरी जानकारी के, बिना अपने परिवार से मिले जुले उन्हें खराब परिस्थितियों में कब तक काम करना पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इस तरीके के अत्याचार जो है उस दौरान बागानों के मजदूरों के साथ हो रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं वन विद्रोह की। अब इतना सब कुछ हो चुका है तो भाई लोग तो विद्रोह करेंगे ही, कब तक सहेंगे? तो अब होते हैं भैया विद्रोह शुरू। तो देखें, हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत करी। जो बदलाव किए गए थे वन्य समुदायों के ऊपर, जंगल में जो लोग निवास करते हैं उस कम्युनिटी पर जो बदलाव थोपे गए थे, उनके खिलाफ अब विद्रोह चालू हो चुके हैं। हिंदुस्तान में भी विद्रोह चालू हो चुके हैं। साथ ही साथ दुनिया के और जिन जिन क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं उनके खिलाफ बगावत चालू हो चुकी है। अब देखें, संथाल परगना में सिद्धू और कानू भैया, ये नाम है, व्यक्तियों के नाम है, आदिवासी व्यक्तियों के नाम है। तो संथाल परगना की बात हो रही है, यहाँ पर झारखंड की बात हो रही है। तो वहां पर सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में कौंस, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में याद किया जाता है। वन आंदोलन की बात हो रही है, वन विद्रोह की बात हो रही है, अब तो भाई नेता तो होगा ही। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने इस विद्रोह का या जिन्होंने इस प्रकार के आंदोलनों का नेतृत्व किया था। तो नाम है, संथाल परगना में सिद्धू और कानू ने किया था, उसके बाद छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने किया था और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू। इन व्यक्तियों के नाम वन विद्रोह के लिए जो आंदोलन करे गए थे उनके रूप में हमें सुनने को मिलता है। चलिए अब देखें आगे। तो भाई ये नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कभी भी काम में आ सकते हैं, कभी भी किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां से किस व्यक्ति ने इन वन विद्रोह के आंदोलनों का नेतृत्व किया था। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखें भाई, बस्तर के लोगों की बात करते हैं। वन विद्रोह में बस्तर के लोगों की क्या भूमिका आती है? भाई बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो बस्तर के छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी सिरे पर है, सबसे दक्षिणी छोर पर है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है भाई बस्तर। बात आ रही है समझ में? और बस्तर का जो केंद्रीय भाग है वो एकदम पठारी भाग है। बस्तर का केंद्रीय भाग किस तरीके का भाग है? बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी भाग है और बस्तर में मरिया और मुरिया गौड़, ये जनजातियों के नाम है भाई।
बस्तर में मरिया, मुरिया गौड़, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहा करते हैं। अब भाई जब एक ही जगह में इतने सारे आदिवासी समुदाय रहेंगे तो वहां तो विद्रोह होगा ही। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती मां से मिली है। क्या मानते हैं बस्तर के लोग कि हर एक गांव को उसकी जमीन कहां से मिली है? धरती मां से मिली है। बल्कि हर एक गांव की नहीं, पूरी दुनिया की जितनी जमीन है, पूरे विश्व में जितनी जमीन है वो हमें धरती मां से ही मिली है। और बदले में वे प्रत्येक खेती हर त्योहार पर धरती को चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। ठीक है, धरती माँ ने हमें क्या दी? धरती माँ ने हमें रहने के लिए जमीन दी, खाने के लिए जमीन दी, फसल उगाने के लिए जमीन दी। हर कार्य हमारा कहाँ पर होता है भाई? जमीन पर ही होता है ना, आसमान में तो नहीं होता। तो भाई जब धरती ने इतना सब कुछ हमें दिया है तो धरती को पूजना हमारा कर्तव्य है, बदले में हम उसके लिए भी कुछ करें। तो बस्तर के लोग जमीन को क्या मानते थे? ये मानते थे कि हर एक गांव की जमीन किसने दी है? धरती मां ने दी है। तो बदले में प्रत्येक खेती हर त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते थे वे लोग। खेती हर त्योहार की बात आ रही है तो भाई खेती हर त्योहार से क्या मतलब है? यानी कि जब फसल कटती है, जब फसल कटती है तो किसान की मेहनत निकल के आती है, उसको सफलता प्राप्त होती है, तो हर एक किसान उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो जब भी फसल कट के आती थी तो भाई मजदूर जो है या किसान व्यक्ति जो है धरती को चढ़ावा भी चढ़ाया करते थे। इस तरीके से धरती को सम्मान दिया करते हैं। उसके बाद देखें, धरती के अलावा सिर्फ धरती ही नहीं, धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही माना करते हैं। क्योंकि भाई पानी कहां से मिल रहा है धरती को? नदी से। जंगल, पहाड़ों, हर एक की आत्मा को वे उतना ही मानते थे, उतने ही हृदय से उन्हें पूजते थे। इसके बाद देखें, हर गांव को अपनी सीमा पता होती है, इसलिए ये लोग सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। हर एक गांव को अपनी सीमा पता होती है कि भाई हमारे गांव का क्षेत्रफल कितना है, हमारे गांव का एरिया कितना है, कितनी सीमा के भीतर हमें अपना काम करना है। तो हर एक गांव के रहने वाले व्यक्ति जो हैं उसी सीमा के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं कि ये हमारा गांव है और इस गांव के अंदर जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, ठीक है, हमें क्या करना है? हमें उसकी सुरक्षा करनी है, हमें उसकी देखभाल करनी है। अब देखें, यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क भी अदा करते हैं। क्या बात की गई? पहली बात अपन ने क्या सीखी? पहली बात सीखी कि हर गांव को अपनी सीमा पता होती है और अपनी प्राकृतिक संपदा पता होती है कि इतनी सीमा के भीतर हमारी प्राकृतिक संपदा है तो हमें इसकी देखभाल करनी है, हमें इसकी सुरक्षा करनी है। और अगर मान लो जरूरत पड़ने पर उन्हें दूसरे गांव से किसी चीज की आवश्यकता होती है, उदाहरण के तौर पर अपन मान लें कि उन्हें किसी गांव से लकड़ी की आवश्यकता है, तो कोई फ्री में लकड़ी नहीं लेगा भाई, उन्हें कुछ पैसे अदा करेगा, कुछ शुल्क अदा करेगा, उनका मूल्य अदा करेगा उस लकड़ी का, उसके बाद ही वो वहां से लेंगे। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। तो लकड़ी के बदले जो शुल्क चुकाया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर जब किसी व्यक्ति ने दूसरे गांव से लकड़ी मंगाई, उसके बदले में कुछ शुल्क दिया, तो शुल्क को क्या कहा गया है? उस शुल्क को देवसारी कहा गया है, दांड कहा गया है या मान कहा गया है। क्लियर हुई यहां तक की बात? अब देखें, कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं। कुछ गांव क्या करते हैं? अपने जंगलों की हिफाजत के लिए कि हमारे जंगलों की सुरक्षा बनी रहे, उसके लिए जंगल में चौकीदार भी रखा करते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। जो जंगलों की रक्षा करने वाले चौकीदार होते हैं और जो जंगल जिस गांव में आता है, ठीक है, तो उस गांव के व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज जो है किसको दिया करते हैं? चौकीदार को दिया करते हैं, जंगलों की सुरक्षा करने के बदले में। क्लियर हो गई बात? ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से जो है प्रकृति हमें इतनी सारी चीजें देती है, तो हमें हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारी भी कुछ ड्यूटी है कि हम भी प्रकृति को उतना ही सम्मान दें। चलिए अब देखें, लोगों के भय की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लोगों के भय। तो औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, क्या बात की गई है? औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने
घुमंतु खेती को रोकने, शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। ये सारे काम सरकार पहले ही कर चुकी है, अपन ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया है, 1905 में जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित कर दिया है। जंगल को कितने भागों में बांटा था इनने? वन अधिनियम के तहत जंगल को कितने भागों में बांटा था भाई? 3 भागों में बांटा था कि नहीं बांटा था? पहला था आपका आरक्षित, दूसरा था आपका संरक्षित, और तीसरा आपका था संरक्षित या सुरक्षित भी इसे कहा गया है, और तीसरा है आपका कौन सा? तीसरा है आपका ग्रामीण वन। कौन सा वन है? तीसरा है आपका ग्रामीण वन। तो औपनिवेशिक सरकार ने जंगल के 2/3 भाग को आरक्षित कर दिया था, घुमंतु खेती को रोक दिया था, जो झूम कृषि होती है उसके करने पर पाबंदी लगा दी, और शिकार और वन्य उत्पादों के संग्रह पर भी पाबंदी लगा दी कि कोई व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता, और जंगलों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं आप वो ले नहीं सकते, आप उनका व्यापार नहीं कर सकते। इतनी सारी पाबंदियां, यानी कि तमाम पाबंदियां औपनिवेशिक सरकार ने लगा दी थी। तो इससे भाई बस्तर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, सुनने लायक बात है कि कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। ठीक है, कुछ गांवों को क्या किया, कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया, यानी कि कुछ व्यक्ति जो है आरक्षित गांवों में, कुछ गांव के व्यक्ति आरक्षित वनों में रह सकते थे। किस शर्त पर? कि उस गांव के व्यक्ति उन आरक्षित वनों की कटाई करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे। किसके लिए? वन विभाग के लिए करेंगे, और लकड़ी की ढुलाई भी करेंगे। वो भी कैसे करेंगे? मुफ्त में करेंगे, और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। और बाद में इन्हीं गांवों को क्या कहा जाने लगा? अपन सुनते हैं वनग्राम। क्या कहा जाने लगा? वनग्राम कहा जाने लगा। ऐसे गांव, वनग्राम ऐसे गांव होते हैं जहां पर आरक्षित वनों में गांव के लोग मुफ्त में वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई, ढुलाई और जंगल को आग से बचाए रखने का काम किया करते हैं। ऐसे गांवों को वनग्राम कहा करते हैं। सीधी परिभाषा यहां से आपसे पूछी जा सकती है कि वनग्राम किसे कहा जाता है, तो भाई याद रखना ये कंसेप्ट। चलिए अब देखें, गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। क्या बात कही जा रही है यहाँ पे कि गांव वाले जो है जमीन के बढ़े हुए लगान, औपनिवेशिक सरकार ने जमीन का लगान बढ़ा दिया था, यानी कि कर बढ़ा दिया था, और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे कि औपनिवेशिक सरकार की अफसरों की इन्हें बेगार करनी पड़ रही थी। अब बेगार किसे कहते हैं? यानी कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम बिना पैसे दिए कराया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? बेगार। तो गांव वालों की जमीन की लगान बढ़ा दी गई, गांव वालों से बेगार कराई जा रही है, और औपनिवेशिक सरकार गांव वालों से चीजों की निरंतर मांग भी कर रहे हैं। तो इससे हर जगह के लोग, हर गांव के लोग, खास तौर से वन्य समाज, वन्य समुदाय जो है, एक कम्युनिटी जो है परेशान हो गई। अब देखें, गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से परेशान होते जा रहे थे, और भयानक अकाल का दौर आया। पहले आया 1899 से 1900 में, और 1907 से 1908 में। 2 बार अकाल का दौर आया भाई साहब। कब से कब तक? एक बार आया 1899 से 1900 तक, और फिर 1907 और 8 में आया। तो वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। एक तो अकाल आ गया, पहली बात क्या है? पहली बात क्या है कि अकाल आ गया, और दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम क्या किया कि वनों को आरक्षित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वनों को आरक्षित भी कर दिया गया।
वनों को आरक्षित कर दिया गया। तो भाई अब एक तरफ अकाल आ चुका है, वैसे ही लोगों के पास खाने को नहीं है, और दूसरी बात कि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जंगलों पर निर्भर रहते हैं, उनका खाना पीना, रहना, सोना, जागना, रोजगार सब कुछ जंगल पर ही निर्भर है, और जंगल को आरक्षित कर दिया कि भाई आपका प्रवेश ही नहीं है। अब बताओ भाई लोग जिएंगे कैसे, यानी कि उनके सामने जीवन और मृत्यु का संकट पैदा हो चला है। तो एक तो अकाल और ऊपर से वनों को आरक्षित कर दिया। तो वन आरक्षण ने क्या किया, चिंगारी का काम किया। किस लिए, विद्रोह को शुरू करने में। तो देखें, कांगेर वनों के धुरवा समुदाय, ये एक जनजाति का नाम है, धुरवा। तो कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे। क्यों थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। वनों को आरक्षित कहां किया गया था, सबसे पहले कांगेर वन को किया गया था। तो कांगेर वनों में रहने वाले जो धुरवा समुदाय हैं, विद्रोह की मुहिम में सबसे आगे हुए थे। और कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था कि कोई एक व्यक्ति इनका नेता हो, इस विद्रोह का नेता हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, नेथानार गांव के, एक गांव का नाम है नेथानार, ठीक है। तो नेथानार गांव के गुंडाधूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत माना करते थे। किस आंदोलन की, जो कांगेर वन में धुरवा समुदाय के लोगों के द्वारा हुआ था। यहां तक की बात क्लियर कि किस प्रकार से वन विद्रोह प्रारंभ होता है, और सबसे पहले वन विद्रोह की चिंगारी कहां पर जलती है, और किस प्रकार से जलती है, किन कारणों के कारण जलती है। अब देखें, 1910 की बात करते हैं। तो 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे थे, और हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद करी। अब आप बोल रहे होंगे कि ये चीजें गांव-गांव घूमने लगी थी, इस बात का क्या मतलब है? भाई विद्रोह की चिंगारी है। विद्रोह कौन कर रहा है? वनवासी, आदिवासी लोग। किस लिए कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे जंगल लौटा दो, हम पर अत्याचार खत्म कर दो। तो भाई वो विद्रोह का प्रचार कैसे करेंगे, और गुप्त रूप से प्रचार करना है भाई। तो प्रचार कैसे करेंगे? आम की टहनियों के माध्यम से, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर के माध्यम से कर रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव में ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं, यानी कि क्रांति का संकेत जो है एक गांव से दूसरे गांव में इन चीजों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और सारी की सारी चीजें देखें आप, सारी की सारी चीजें देखें आप, कहां से मिलती हैं? ये कहां से मिलती हैं? सारी की सारी चीजें जंगलों से मिलती हैं, ठीक है। तो हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद करी थी। ये क्या है भाई, ये क्या है? बात आ रही है समझ में? हर एक गांव जो है विद्रोह में आगे आ पड़ा है और क्रांति की शुरुआत अपने अपने तरीके से कर रहा है। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा गया। अब भाई लोग, आदिवासी लोग जो है गुस्से में आ चुके हैं। विद्रोह चालू हो चुका है और विद्रोह के फलस्वरूप बाजारों को लूटा जाने लगा है। अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है तथा अनाज का पुनर्वितरण किया जा रहा है। ये सब किसके परिणाम स्वरूप है? यही सब है विद्रोह का स्वरूप। और इन घटनाओं के चश्मदीद गवाह, चश्मदीद गवाह का मतलब क्या होता है? जिसने वो घटना आंखों से देखी हो। चश्मदीद गवाह, वो गवाह जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी हो। तो इन घटनाओं के चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा है। क्या लिखा है इस विद्रोह के बारे में? ध्यान से सुनिएगा कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। ठीक है, किस किस का? पुलिस वालों का, व्यापारियों का, जंगल के अर्दलियों का, स्कूल मास्टरों का और प्रवासियों का हुजूम जगदलपुर से चला आ रहा था। यानी कि विद्रोह हर जगह इतनी तेजी से फैल गया कि लोग वहां से अब दूसरी जगह स्थानांतरित होने लगे। अब देखें, अब इस विद्रोह के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की क्या कार्रवाई रहती है? भाई ब्रिटिश सरकार कभी चुप बैठी है? हर एक विद्रोह का, भारतीयों ने जितने विद्रोह करे हैं, हर एक विद्रोह का इनने भी बराबरी से जवाब दिया है। तो विद्रोह के खिलाफ ब्रिटिश कार्रवाई किस तरीके की होती है, इस बारे में जानते हैं। तो देखें, अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। अंग्रेजों ने क्या किया?
बगावत को कुचल देने के लिए जो विद्रोह चालू हो रहा था वनवासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई कि इस विद्रोह को कुचलो और अपने सैनिकों को इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा। उसके बाद देखें, आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए। आदिवासी नेताओं ने क्या किया? आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। बात आ रही समझ में? जब सैनिक, ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिक भेजे विद्रोह को कुचलने के लिए, तो आदिवासी नेताओं ने क्या चाहा कि भाई आपसी बातचीत के माध्यम से मामला सुलझाते हैं, लेकिन नहीं, आपसी बातचीत कुछ नहीं हुई। अंग्रेज फौज ने आदिवासियों के तंबू को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। फिर अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए। अंग्रेजों को जो है इस विद्रोह पर नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए। फरवरी से मई तक का समय लग गया। फिर भी वे गुंडाधूर को कभी नहीं पकड़ पाए। गुंडाधूर जिसने कांगेर वनों में विद्रोह की शुरुआत करी थी, तो गुंडाधूर को ये अंग्रेज अफसर जो है कभी नहीं पकड़ पाए। और विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम, अब सुनो भाई, ये विद्रोह किया था जो आदिवासियों ने, उनका इन्हें क्या सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। तो विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत इस विद्रोह की यह रही कि आरक्षण का काम जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, कुछ समय के लिए रोक दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया कि अभी जितने क्षेत्र आरक्षित हो गए उतने को ही रखते हैं, बाकी का काम स्थगित करते हैं। और एक काम और क्या किया कि आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया कि मान लो किसी जंगल का 100% क्षेत्र आरक्षित किया गया था, तो अब उसको घटाकर कितना कर दिया? 50% तक कर दिया। विद्रोह में आदिवासियों की ये जीत हुई थी। चलिए अब देखें जावा के जंगलों में हमें क्या बदलाव दिखाई देते हैं। तो आप पूछेंगे कि जावा क्या है, जावा कहाँ है? जावा एक जगह का नाम है। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में एक छोटा सा द्वीप है जावा। तो देखें भाई, जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जावा द्वीप पर चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। और इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। इंडोनेशिया में किसका शासन था? ब्रिटिश का शासन नहीं था, डचों का शासन था। ठीक है, तो इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। जैसे भारत ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था, ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, वैसे ही इंडोनेशिया पर डचों का शासन हुआ करता था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश हुआ करता था। तो भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई सारी समानताएं थी। जो वन कानून भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने बनाए थे, वैसे ही कुछ कानून, सभी नहीं, कुछ कानून इंडोनेशिया में डच उपनिवेशों ने बनाए थे। इसलिए कहा गया है कि भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। और इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। तो आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया में वन प्रबंधन की शुरुआत किसने करी थी? तो आप लिख देंगे क्या? डच लिख देंगे, अंग्रेज नहीं लिखना है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार नहीं लिखनी है, डच औपनिवेशिक सरकार ने वन प्रबंधन की शुरुआत इंडोनेशिया के जावा में करी थी। क्लियर? अब देखें, अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। बात आ रही समझ में? अंग्रेजों की तरह वे भी, यानी कि डच भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। जैसे कि भारत से अंग्रेज जो है अपने जहाज बनाने में, अपनी रेलवे का विस्तार करने में भारत की लकड़ी का प्रयोग करना चाहते थे, भारत से लकड़ी मंगवाना चाहते थे। ठीक उसी तरीके से डच भी अंग्रेजों की तरह जहाज बनाने के लिए कहां से? इंडोनेशिया के जावा द्वीप से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। अब देखें, सन 1600 की बात करते हैं तो सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी कितनी थी? 34 लाख आबादी उस समय जावा में रहा करती थी। अब बात करते हैं जावा के लकड़हारों के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जावा में कलांग समुदाय के लोग, कौन सी कम्युनिटी है? कलांग।
नाम याद रखना है आप सभी को। तो जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल, लकड़हारे और घुमंतू किसान हुआ करते थे। बात आ रही समझ में? जावा में कलांग समुदाय था। आपसे पूछा जा सकता है कि जावा में कौन सा समुदाय लकड़हारे के रूप में काम किया करता था या घुमंतू किसान था? तो आप लिख देंगे कलांग समुदाय। क्लियर? फिर 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। फिर डचों ने जब 18वीं शताब्दी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। क्या बात है कि डचों ने जब 18वीं शताब्दी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया तब उन्होंने भी कोशिश करी कि कलांग जो है उनके लिए काम करें। जो कलांग लकड़हारे थे जावा के, तो डच चाहते थे कि ये हमारे लिए भी काम करें। तो 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला कर दिया। जहां डचों का किला हुआ करता था तो कलांग समुदाय ने 1770 में उनके किले पर हमला कर दिया और इसका प्रतिरोध किया, लेकिन विद्रोह को जो है दबा दिया गया। जिस तरीके से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार क्या चाहती थी कि भारत के लकड़हारे उनके लिए काम करें, ठीक उसी तरीके से डच औपनिवेशिक सरकार क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि कलांग समुदाय उनके लिए काम करे। तो कलांग समुदाय ने जो है क्या किया? कलांग समुदाय ने एक डच किले पर हमला कर दिया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो कई सारी समानताएं यहीं से भी हमें दिखती हैं। अब बात करते हैं हम डच वैज्ञानिक वानिकी की। तो ध्यान से सुनिएगा, डच वैज्ञानिक वानिकी। तो 19वीं सदी में डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर दिए। क्या बात कही गई यहाँ पर? 19वीं सदी में डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर दिए, जैसे भारत में ब्रिटिश सरकार ने करे थे। और वन कानूनों को लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर कई सारी बंदिशें थोप दी कि अब जो है ग्रामीण व्यक्ति जो हैं अब जंगलों तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन पर पाबंदी लगा दी। और उसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, वह भी कड़ी निगरानी में। अब जावा के लोगों को नाव बनानी है या घर बनाना है, ठीक है, तो इन उद्देश्यों के लिए, एक नाव बनाने के लिए, घर बनाने के लिए अगर उन्हें लकड़ी चाहिए तो सिर्फ कुछ चुने हुए जंगलों से ही वो लकड़ी प्राप्त कर सकते थे, और वह लकड़ी भी कड़ी निगरानी में प्राप्त की जा सकती थी। ऐसे नहीं कि जाके अपन कितनी भी काट के ले आए। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी को ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा था। क्या बात कही गई है? ग्रामीण अगर मवेशी चराते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाएगा। बिना परमिट, बिना लाइसेंस के लकड़ी ढोने का काम करते हैं या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़ के जाते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता था और दंडित भी किया जाता था। इस तरीके के काम उस दौरान डच औपनिवेशिक शासन में कलांग समुदाय के ऊपर हो रहे थे। अब देखें, 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। कहां? डच समुदाय ने किया, डच कम्युनिटी ने किया। कहां किया भाई? अपने देश, उनका देश नीदरलैंड में। तो 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपर का निर्यात किया गया। और डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगाया। डचों ने क्या किया? पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगाया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। पहले क्या किया? पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर कर लगा दिया, लगान लगा दिया, और बाद में कुछ गांवों को एक शर्त के आधार पर इस लगान से या इस कर से मुक्त किया। कौन सी शर्त थी? वो शर्त थी कि सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम जो है ये मुफ्त में किया करेंगे। और इस व्यवस्था को ब्लेंडोंग डी स्टेन के नाम से जाना गया था। ये एक डच भाषा का शब्द। अब देखें, युद्ध और वन विनाश की बात करते हैं तो भाई प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में तो आप सभी ने सुना ही है।
तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। पहला विश्व युद्ध कब होता है? पहला विश्व युद्ध होता है भाई 1914 से 1918 तक, ठीक है। और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक होता है? 1939 से 1945 तक जो है दूसरा विश्व युद्ध होता है। तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा और भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरत यानी कि युद्ध, जंग की जरूरत, इसलिए यहां पे जंगी जरूरत लिखा है, तो यानी कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि युद्ध में जो सामग्री लगनी थी वो भारत के जंगलों से पहुंच रही थी। बात आ रही है समझ में कि भारत में जो भी उस समय कार्य योजनाएं चालू थी उनको तत्काल प्रभाव से रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरत यानी कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। यहाँ पर जो भी काम हो रहा था वनों से संबंधित वो रोक दिया, यहाँ की गतिविधियां रोक दी, यहाँ की कार्य योजनाएं रोक दी। अब यहाँ का माल कहाँ जा रहा है भाई? यूरोप जा रहा है। तो जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई। पहले जावा पर किसका शासन था? डचों का। अब जापानी आ गए हैं भाई, कहां? जावा में। तो जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने क्या किया? एक नीति अपनाई। उस नीति का नाम क्या है? भस्म कर भागो नीति। क्या नीति अपनाई? भस्म कर भागो नीति अपनाई, और जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए। आरा मशीन यानी कि जो लकड़ी चीरने की मशीन हुआ करती है, और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए जिससे वे जापानियों के हाथ में ना लग पाए। ये सारे काम जो है उस दौरान हो रहे थे। अब देखिए इसके बाद जापानियों ने क्या किया? इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। जावा पर जापानियों का कब्जा हो चुका है, तो जापानियों ने क्या किया? जो जावा के वनवासी हैं, वनवासियों को जंगल काटने पर मजबूर किया और खुद के युद्ध उद्योग के लिए, जापान के युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया, जंगलों का बुरी तरीके से दोहन किया, क्योंकि जापान भी तो शामिल था भाई युद्ध में। अब देखें, बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। ऑलराइट, अब देखें, जब गांव वालों ने देखा कि भाई जंगल जो है कट रहे हैं तो हम इस क्षेत्र पर क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। तो लोगों ने खेती करी, और जंग के बाद यानी कि युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना बहुत कठिन साबित हो रहा था। अब देखिए वानिकी में क्या नए बदलाव लाए गए, तो देखें 80 के दशक की बात करते हैं, ठीक है। तो 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा हो रहे हैं। क्या देखा भाई, एशिया और अफ्रीका की सरकारों को क्या समझ में आने लगा 80 के दशक से? 80 के दशक से उन्हें यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को अगर जंगल से हम बाहर रखते हैं, ठीक है, तो जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते इनमें बार बार टकराव पैदा हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है, और सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की मदद लेनी होगी। अगर हमें जंगलों का संरक्षण करना है तो हम बिना वनवासियों की या उनके जो व्यक्ति वन प्रदेशों में रहने वाले होते हैं, वनों में निवास करते हैं, उनकी मदद के बिना, उन वनवासी या उन आदिवासी या वन प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की मदद के बिना हम जंगलों का संरक्षण नहीं कर सकते। क्लियर? ये बात जो है एशिया और अफ्रीका की सरकारों को समझ में आ गई थी। तो मिजोरम से लेकर केरल तक, ध्यान से सुनिएगा, मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसीलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा करी थी। केरल से, मिजोरम से लेकर केरल तक
हिंदुस्तान की ही बात हो रही है तो मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल बच पाए थे। लेकिन क्यों बच पाए थे? क्योंकि वहां रहने वाले जो ग्रामीण व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने सरना, देवराकुडू, कान और राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर हर एक जंगल की जो है सुरक्षा करी थी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने जाना वन्य समाज और औपनिवेशिक सरकार के बारे में कि किस तरीके से औपनिवेशिक सरकार ने बड़ी ही निर्ममता के साथ खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय जंगलों पर कब्जा किया। साथ ही साथ डच औपनिवेशिक सरकार ने इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित कलांग समुदाय के वनों पर जो है कब्जा किया था और किस तरीके से इस कब्जे के विरोध में वन विद्रोह होते हैं। ये सारी बातें हमने जानी। तो इस चैप्टर से आपको क्या जानने को मिलता है कि प्राचीन समय में भी किस तरीके से पेड़ काटे जा रहे थे, लेकिन एक समुदाय ऐसा था जो हमेशा वनों के लिए खुद की जान लगाने को तैयार रहता था। यानी कि वन कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं हमारे लिए। इस चैप्टर में ओवरऑल हमने वनों की इंपॉर्टेंस जानी। तो हमें इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस चैप्टर से शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। अगर आप एक पेड़ को काटते हो तो उसके बदले में आपको 10 पेड़ लगाना ही है। ये शिक्षा हमें मिलती है और हमें अपने आसपास के वृक्षों का संरक्षण भी करना है। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, फ्री नोट्स भी चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ टॉप कोर्सेज भी हैं जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। 3 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कराने के साथ साथ उन स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी पूरा कवर कराया जाता है जिनमें एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है। हमारे पास कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हैं जैसे कि क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएस ओलंपियाड जैसे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने आज के सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।